Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of my students. I hope all of my students they are doing well and they are with good health and they also enjoying my lecture and they learn something from my this lecture. So today we are gonna to solve the last exercise, that is the review exercise of this chapter number 2. And in this exercise all questions are given, that is like a multiple choice. In this exercise the questions are given and we find the correct option for every question. So in this exercise the first question are given that इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द फंक्शन, मतलब यहाँ पे ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, ये वाला मैंने फंक्शन लिख दिया है और इस फंक्शन में यहाँ पे हमने इसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल मालूम करनी है। तो इस फंक्शन के लिए यहाँ पे हमने इसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये हमने फंक्शन की जो डेफिनेशन है तो वहाँ पे हमने ये सीख चुके हैं कि जब भी हमारे पास फंक्शन गिवन होती है तो जो x वेरिएबल होती है तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है और जो y होती है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब यहाँ पे हमने इसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल मालूम करनी है। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो है x। तो यहाँ पे इसकी जो सोल्यूशन है तो वो हमने इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो है x। ये यहाँ पे बुक में ये जो हमारे पास बुक में ये ए ऑप्शन है, तो इसकी जो आंसर है तो वो हमारे पास ये वाला है। जब इसके बाद जो 2 पार्ट है तो वो इस तरह है कि एफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 9 देन एफ ऑफ माइनस 3 इज। इसका मतलब यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन के लिए हमने एफ ऑफ माइनस 3 मालूम करनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो फंक्शन गिवन है तो इस फंक्शन में हमने x की जगह -3 लिखना है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि एफ ऑफ -3 एन यहाँ पे 3 एन x की जगह -3 स्क्वायर इस तरह यह जाएगा एन -2 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू -3 एन प्लस 9। अच्छा, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है। तो यहाँ पे पावर में इवन नंबर है तो इससे प्लस 9 आ जाएगा और 9 को अगर हम इस 30 से मल्टीप्लाई कर ले तो 27 आता है और 27 से अगर हम 2 को माइनस कर ले तो 25। इसी तरह यहाँ पे अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -9 और -9 प्लस 9 से 0 आती है तो इसकी डिनोमिनेटर में 0 आ गई। जब इसकी डिनोमिनेटर में 0 आ गई तो मतलब ये हमारे पास अनडिफाइंड हो गई। तो इसकी जो आंसर है तो वो हमने यहाँ पे अनडिफाइंड लिखनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो हमने यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करनी है। अच्छा, फिर इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है तो वो इस तरह है कि द डोमेन ऑफ, वो हमारे पास ये वाला फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन के लिए यहाँ पे हमने इसकी डोमेन मालूम करनी है। तो डोमेन हम वो वैल्यूज को कहते हैं या उस किसी फंक्शन की डोमेन में हम सिर्फ वो वैल्यू शामिल करते हैं जिस पे वो फंक्शन डिफाइन हो। तो यहाँ पे अगर हम देख लें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने x की जगह पुट कर लिया -3 पुट x इक्वल टू -3, यहाँ पे आ जाएगा -3 स्क्वायर एंड -2 और डिवाइडेड बाई 3 एंड -3 और प्लस 9 को इसी तरह वापस लिख दिया। तो यहाँ पे ये हमारे पास प्लस 9 और 27 से अगर 2 माइनस कर ले तो 25 आते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर हम ये देख ले तो -9 प्लस 9 0 आती है, मतलब यहाँ पे ये अनडिफाइंड। लेकिन ये अनडिफाइंड कौन से नंबर पे यहाँ पे मिल गई, मतलब हमने यहाँ पे कौन सा वैल्यू x की जगह यूज़ कर लिया जिस पे आंसर हमारे पास अनडिफाइंड आ गई। तो वो यहाँ पे हमने x की जगह -3 पुट कर लिया तो इसी वजह से ये जो फंक्शन है तो ये हमारे पास अनडिफाइंड हो गई। जब ये अनडिफाइंड हो गई तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है तो इसकी डोमेन में हमने -3 को एक्सक्लूड करना है, मतलब -3 को हमने इसकी डोमेन में शामिल नहीं करना। बाकी इसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स है, मतलब अगर यहाँ पे हम +3 को पुट कर ले या +2 को पुट कर ले या -2, मतलब इसके अलावा जितने भी रियल नंबर है उस हर एक रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन यहाँ पे हमें डिफाइन वैल्यू देता है। जब ये डिफाइन वैल्यू देता है तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है तो वो हमारे पास ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट -3, मतलब -3 हम इसकी डोमेन में शामिल नहीं कर सकते। तब इसके लिए हमने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लिखनी है। तो इसकी जो सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है तो वो इंटरवल फॉर्म में है, मतलब फॉर्म में है। तो इंटरवल फॉर्म में हमने इसकी जो सोल्यूशन है तो वो हमने यहाँ पे इस तरह लिखना है। जो डोमेन है तो इसकी डोमेन में एक तो -इंफिनिटी नहीं आ सकता और दूसरा यहाँ पे मैंने लिख दिया -3 यूनियन -इंफिनिटी और -3 के दरमियान जितनी भी रियल नंबर्स है वो हर एक रियल नंबर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस फंक्शन में उस पे ये वाला फंक्शन जो है वो डिफाइन होती है, लेकिन सिर्फ -इंफिनिटी और -3 पे ये डिफाइन नहीं होता। इसी तरह अगर -इंफिनिटी से लेकर
सॉरी यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी नहीं, -3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इनके दरम्यान भी जितने रियल नंबर है वो हर एक रियल नंबर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन्फिनिटी एंड -3 हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वाला जो ऑप्शन है, तो इसके लिए हमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने है। तो बुक में ये वाला जो ऑप्शन है, तो ये बी नंबर ऑप्शन पे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर गिवन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो बी है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो वो इस तरह है कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x-2 डिवाइडेड बाय 3x² + 9। मतलब यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और इसके लिए भी हमने यहाँ पे डोमेन मालूम करनी है। तो यहाँ पे जो तरीका हमने यूज़ कर लिया तो वो वाला तरीका यहाँ पे भी है। मतलब यहाँ पे हमने वो वैल्यूज़ मालूम करनी है जिस पे ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पे अगर ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट थी, तो ये वाला फंक्शन -3 पे अनडिफाइन होता, लेकिन यहाँ पे अगर हम -3 को पुट करते हैं तो यहाँ पे x² है, मतलब -3 से वापस +3 आता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 × 3 से 9 और 9 + 9 से 18, तो मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता। मतलब यहाँ पे कोई भी इसी तरह का रियल नंबर नहीं है जिस पे ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होता। मतलब हर एक रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन डिफाइन होती है। तो अब हमने इसकी डोमेन लिखना है, तो डोमेन हमने वो इस तरह लिखना है। अब यहाँ पे हमने इसके लिए करेक्ट आंसर लिखने हैं। तो इसकी जो आंसर जो ऑप्शन गिवन है तो वो इनइक्वालिटी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे वो हमने इस तरह लिखना है कि ये जो हमारे पास ये वाला ऑप्शन है कि -∞, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम -∞ एंड +∞ यूज़ नहीं कर सकते। बाकी इसके अलावा जितने रियल नंबर है वो हर एक रियल नंबर वो हम इस फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है तो ये डी नंबर ऑप्शन है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है तो वो इस तरह है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 देन एफ इनवर्स 5 इज। मतलब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन के लिए हमने इसकी इनवर्स फंक्शन मतलब एफ इनवर्स 5 मालूम करनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है तो फर्स्ट मैंने इसको इस तरह लिखना है कि x को मैंने इसी तरह छोड़ना है और इस f को मैंने शिफ्ट करना है राइट साइड पे। तो ये इस तरह मैंने लिखना है कि f इनवर्स एंड 2x + 3। फर्स्ट इस फंक्शन को मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने f इनवर्स 5 मालूम करनी है। तो अब इस x की जगह मैं कौन सा वो वैल्यू पुट कर लूँ जिसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर ले और फिर उसके साथ हम इस 3 को ऐड कर ले और जिससे 5 आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो 2 × 1 = 2 एंड 2 के साथ अगर 3 ऐड कर लें तो 5 आती है और वहाँ पे भी हमने f इनवर्स 5 मालूम करनी है। तो मतलब यहाँ पे हमने x की जगह लिखनी है 1, तो यहाँ पे f इनवर्स 2 × 1 आ जाएगा एंड +3। जब यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो 1 एंड f इनवर्स यहाँ पे 2 × 1 = 2 एंड 3 तो 5। तो मतलब f इनवर्स 5 यहाँ पे इक्वल आ गई 1 की। तो अब यहाँ पे 1 जो हमारे पास ये वाला ऑप्शन सी, इसकी जो करेक्ट आंसर है तो वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है तो वो इस तरह है कि if y is expressed in term of x is y equal to f x then y is called। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो डिफिनीशन है एक्सप्लिसिट फंक्शन की, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन की डिफिनीशन है उसमें वो इस तरह है कि जब भी हम y को एक्सप्रेस कर ले इन टर्म ऑफ x को तो फिर उस इक्वेशन या उस फंक्शन को कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट इक्वेशन। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो बी ऑप्शन है। तो ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है तो वो इस तरह है कि f ऑफ x इक्वल टू 3x² + 2x - 1 एंड जब x इक्वल टू x + 1 देन f g कंपोजिशन। मतलब यहाँ पे एक f कंपोजिशन gx ये हमने इस इन दोनों फंक्शन के लिए यहाँ पे मालूम करनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया f मालूम, यहाँ पे हमने f g ऑफ x करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने f लिखना है, फिर यहाँ पे gx है तो gx की जगह मैंने ये वाला फंक्शन यहाँ पे लिखनी है तो ये x + 1 आ जाएगी। जब इसके बाद यहाँ पे f है तो हमने f वाला फंक्शन मतलब ये वाला फंक्शन यूज़ करनी है। तो अब इस फंक्शन में जहाँ भी x हो तो x की जगह हमने x + 1 लिखनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट 3, तो 3 को मैंने लिखना है, x है तो x की जगह मैंने x + 1 एंड होल स्क्वायर और 2 और x की जगह अगेन x + 1 एंड -1। अच्छा, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है तो यहाँ पे ये a + b होल स्क्वायर फार्मूला है तो वो मैंने यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर इसके हम स्क्वायर ले तो स्क्वायर आता है मतलब x² आता है
एक्स स्क्वायर के साथ मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर लिया तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगर यहाँ पे हम सेकंड टर्म का स्क्वायर ले तो 1 है, 1 स्क्वायर से 1 आती है, तो 1 के साथ मैंने 3 को भी मल्टीप्लाई करना है तो 3 आ जाएगा। फिर 2ab, तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले का और x तो मतलब 2x आ जाएगी, और 2x के साथ मैंने 3 को मल्टीप्लाई करनी है तो 6x आ जाएगा। और यहाँ पे ये मैंने 2 को मल्टीप्लाई करनी है तो 2 and 2 ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये 3x स्क्वायर मैंने लिखना है, यहाँ पे 6x, यहाँ पे 2x, तो इन दोनों को हमने ऐड करनी है तो इससे 8x आ जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, तो इस 2 से अगर 1 माइनस कर ले तो 1 रह जाएगा, और उस 1 को अगर इस 3 से ऐड कर ले तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी आंसर आ गई। तो अब हमने ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बी में ये वाला जो करेक्ट आंसर है तो वो ऑप्शन बी है। तो इक्वल होती है 2.71 की। तो यहाँ पे इसकी जो करेक्ट आंसर है तो वो ये वाला है, तो ये ऑप्शन नंबर सी। जब यहाँ पे ये हमारे 9 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो उसमें ये हमारे पास है कि if 5 to the power x equal to 7 so then find the value of x। मतलब यहाँ पे हमने इसके लिए x की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि ये जो हमारे पास गिवन है बोथ साइड हमने यहाँ पे ln लेना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि ln and 5 to the power x n equal to ln 7 आ जाएगी। जब यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी में है जिसमें पावर होती है, तो पावर को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो वो उस प्रॉपर्टी का यूज करनी है। तो यहाँ पे फिर मैंने इस तरह लिखना है कि x and ln 5 n equal to ln 7, मतलब यहाँ पे मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया कि ln a to the power m ये इक्वल होती है m ln a। तो यहाँ पे मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद हमने यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करनी है, तो बोथ साइड पर मैंने ln 5 से डिवाइड करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि x इक्वल टू ln 7 एंड डिवाइडेड बाय ln 5। तो अब हमने ये वाला ऑप्शन देखना है कि ये कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए वाला, यहाँ पे ये ऑप्शन ए वाला इसकी करेक्ट आंसर होगी। जो क्वेश्चन नंबर 10 है तो वो इस तरह है, कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ पे हमने ये देखनी है कि कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स ये कौन से फॉर्मूले का इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वल होती है कि e to the power x and plus e to the power minus x and divided by e to the power x and minus e to the power minus x। मतलब कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x वो इक्वल होती है इस फार्मूले की। तो इसका जो ऑप्शन है तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी में ये वाला आंसर है। तो यहाँ पे इसकी जो करेक्ट आंसर है तो वो है सी। इसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है तो वो इस तरह है कि ln m माइनस ln l ये हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला प्रॉपर्टी है कि ln m एंड माइनस l ये प्रॉपर्टी है, और ये इक्वल होती है l m डिवाइडेड बाय n। तो मतलब ये वाला ऑप्शन हमने यहाँ पे अब देखना है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन, तो यहाँ पे हमने इसके लिए डी सेलेक्ट करनी है, मतलब डी इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है डी। जिसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है तो वो इस तरह है कि द फंक्शन f of x equal to 2 divided by x square minus 9 is discontinuous at points। मतलब यहाँ पे ये फंक्शन गिवन है, और इस फंक्शन के लिए हमने वो पॉइंट यहाँ पे मालूम करनी है जिस पॉइंट पे ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो। तो डिसकंटिन्यूस का मतलब जिस पे ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होता, जिस तरह मैंने वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन में मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम किसी फंक्शन के लिए डिसकंटिन्यूस पॉइंट मालूम करते हैं तो फर्स्ट हमने उस फंक्शन के लिए उसकी डोमेन मालूम करनी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो वैल्यू जिस पे इसकी डिनोमिनेटर में 0 आती है, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 3 पुट कर लूँ तो यहाँ पे 3 स्क्वायर से 9 आती है, तो 9 माइनस 9 से मतलब 2 डिवाइडेड, और ये वाला अनडिफाइंड। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं x की जगह -3 पुट कर लूँ तो -3 पे भी यहाँ पे +9 आ जाएगी, क्योंकि पावर में इवन है। तो अगेन यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 0 पावर आई। तो इसका मतलब इस 3 एंड -3 के अलावा जितने भी रियल नंबर है अगर वो हम यहाँ पे यूज कर लें, किसी भी रियल नंबर पे ये अनडिफाइंड नहीं होता, लेकिन सिर्फ 3 और -3 पे ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड होती है। तो अब इसकी जो डिसकंटिन्यूस की जो पॉइंट है तो वो एक 3 है और दूसरा -3 है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हमने इसके लिए सेलेक्ट करनी है, तो ऑप्शन सी वाला मतलब इसकी जो आंसर है तो वो है सी। अच्छा, इसके बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन है तो वो इस तरह है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin 7 थीटा डिवाइडेड बाय 7 थीटा। ये एक थ्योरम है या एक फार्मूला है, इसका प्रूफ भी हमने किया है। तो अब यहाँ पे इसको हमने इस तरह याद रखना है कि यहाँ पे साइन है, इस साइन के साथ जो भी एंगल हो
अगर वो एंगल डिनोमिनेटर में भी आया हो तो फिर वो इक्वल होती है 1 की। तो मतलब यहाँ पे इक्वल है 1 की, तो अब यहाँ पे जिसकी जो करेक्ट आंसर है तो वो है ऑप्शन बी पे। मतलब यहाँ पे इसके लिए हमने आंसर सेलेक्ट करनी है ऑप्शन बी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है तो वो इस तरह है कि एफ ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा सेकंड थीटा देन एफ ऑफ 0। मतलब यहाँ पे हमने इसके लिए मालूम करनी है एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 मालूम करने का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे अगर इन दोनों की हम कंपैरिजन कर ले तो थीटा यहाँ पे इक्वल है 0 की, तो वहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ये वाला, वहाँ पे हमने थीटा की जगह 0 लिखनी है। तो ये सर आ जाएगा एफ ऑफ 0 एंड इस थीटा की जगह 0 एंड सेकंड 0। तो यहाँ पे 0 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इससे 0 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हमने सेलेक्ट करनी है 0। तो 0 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है तो वो हमारे पास वो इस तरह है कि द इनवर्स फंक्शन ऑफ e टू द पावर माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x। मतलब उसको मैंने इसी तरह लिख दिया है कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसके लिए हमने इनवर्स मालूम करनी है। तो फर्स्ट इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये वाला लिख दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह लिखना है कि इस x को मैंने लेफ्ट साइड पे छोड़ना है और f को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट करनी है। तो ये f इनवर्स एंड e पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस e टू द पावर माइनस x इस तरह आ जाएगा और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला जो है इसके लिए मैंने कोई वेरिएबल सपोज करनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने z सपोज कर लिया, के लिए यहाँ पे ये मैंने लिख दिया और ये मैंने इक्वल कर लिया 0 की। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला जो है ये हमारे पास इक्वल होती है टेंजेंट हाइपरबोलिक x की। यहाँ पे टेंजेंट हाइपरबोलिक x इस फार्मूले की इक्वल होती है। तो अब इसकी जगह मैंने ये टेंजेंट हाइपरबोलिक x लिखने है, तो ये इस तरह आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक x। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स z एन इक्वल टू x। मतलब x को मैंने राइट साइड पे छोड़ दिया और टेंजेंट हाइपरबोलिक को मैंने शिफ्ट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये इस तरह आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स z इक्वल टू x। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स z है तो ये भी फार्मूला है और ये इक्वल होती है 1/2 log ऑफ z प्लस 1 एंड 1 माइनस z। तो यहाँ पे ये टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स z फार्मूला ही इक्वल होती है इसकी। अब यहाँ पे इसको मैंने उठाना है, यहाँ पे पुट करनी है इस इक्वेशन में, ये इस तरह आ जाएगा 1/2। इस लेफ्ट हैंड साइड की जगह मैंने ये वाला लिखना है, तो 1/2 log ऑफ z प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z, ये आ जाएगी n इक्वल टू x। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये वैल्यू यहाँ से उठाना है और इसको मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह यहाँ पे पुट करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगा 1/2 log ऑफ z प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस z n इक्वल टू, यहाँ पे ये मैंने इस तरह वापस लिखना है कि f इनवर्स e पावर x माइनस e पावर माइनस x एंड डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस माइनस x, इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है तो इस z को मैंने रिप्लेस करनी है x से। तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1/2। अब यहाँ पे ये मैंने इसकी जगह x लिखना है, तो ये x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। अच्छा, अब इसको मैंने फर्दर भी सिंप्लीफाई करनी है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1/2 एंड टू log लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया कि -1 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया और -1 से मैंने डिवाइड भी कर लिया और इसको इसी तरह वापस लिख दिया कि x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। मतलब ये वाला मैंने -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो अब इसको मैंने इस तरह लिखना है कि 1/2 log ऑफ, यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर वाला -1 है तो इसको हमने इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा -x एंड -1 और ये डिनोमिनेटर वाला इस डिनोमिनेटर से, तो ये इस तरह आ जाएगा -1 एंड प्लस x आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है ये मैंने यहाँ पे इस तरह लिखना है कि 1/2 यहाँ पे ये -x, मतलब -1 को मैंने फर्स्ट लिखनी है तो -1 माइनस x और यहाँ पे -1 को मैंने सेकंड लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि x माइनस 1। अब इसको मैंने इस तरह लिखना है कि 1/2 log ऑफ, यहाँ पे अब इसको मैंने इस तरह लिखना है कि माइनस एंड 1 माइनस x और डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब यहाँ पे ये हमारे पास इस क्वेश्चन की आंसर मालूम कर लिया और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है तो वो है सी। इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करनी है। तो इसके साथ ये जो चैप्टर नंबर 2 था तो वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम डिप्रिशिएशन है तो वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।